नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। कोरोना का दौर चल रहा है और कोरोना के दौर में इस बीमारी को लेकर कोई चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। चाहे सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, चाहे राजनीति से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, अगर कोरोना से आज बात शुरू नहीं होती है तो बात अधूरी सी लगती है। तमाम मुद्दों पर बात होगी और तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं अलका मनोज जी। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं में भी आप काम कर चुकी हैं, फैशन के सेक्टर में भी आप काम कर चुकी हैं, आप राजनीति में सक्रिय हैं, आप बीजेपी की इस समय यहाँ पर सेक्रेटरी हैं, तो बहुत सारे रोल आपने अदा किए हैं समाज में। आपको क्या लगता है कि इस दौर में किस तरह से समाज को आगे आना चाहिए, किस तरह से सामाजिक संतुलन बनाए रखने की हमें ज़रूरत है? अभी जैसा माहौल है जी, ये पेंडेमिक है जी, ऐसा नहीं है कि एक जगह पे हुआ दूसरी जगह नहीं हुआ। ये महामारी हर जगह पे पूरी दुनिया में है, तो इससे बचने के लिए हम सबको साथ जुट होके जी, काम करना होगा, एक दूसरे का हेल्प करना पड़ेगा, तभी हम इस महामारी से उभर पाएंगे, नहीं जी। तो बहुत मुश्किल है। जी। लगातार जो एक सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है वो हो रहा है बच्चों की शिक्षा को लेकर। आपने ध्यान दिया होगा कि जो स्कूलों की पहले लागत आती थी, चाहे वो ट्रैवलिंग को लेकर हो, चाहे वो मिड डे मील की रही हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की रही हो, चाहे वो स्कूल्स में जो बहुत बड़े स्कूल हैं वो अक्सर बोलते थे कि हम लोग आपको एसी के हम क्लासरूम्स देते हैं, हम वहाँ पर प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब उनकी लागत लगभग ज़ीरो है इस समय। उसके बावजूद भी वो ट्यूशन फीस के नाम पे, स्कूल की फ़ीस के नाम पे उतनी ही फीस वसूल रहे हैं और कुछ स्कूल तो उससे ज़्यादा भी वसूल रहे हैं। तो क्या ये इस समय सही है? जी नहीं, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट मेरे पास आए हैं, बहुत सारे कंप्लेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आए हैं, उन्होंने बताया कि ऐसा फीस लिया जा रहा है। जी, तो मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ। अभी ये गलत है। अभी मतलब इतनी आपदा की घड़ी है, इसमें जहाँ पे आपको ना इलेक्ट्रिसिटी बिल लग रहा है, ना वहाँ पे बच्चे बैठ रहे हैं, ना तो बच्चे बस से ट्रैवल कर रहे हैं, जी, कुछ भी उनको वहाँ पे मतलब उनका ये नहीं लग रहा है, एक्सपेंसेस नहीं लग रहा है, जी, तो फिर वो क्यों चार्ज कर रहे हैं? उनका तो बस खाली जूम मीटिंग कर रहे हैं, वो वहाँ पे टीचर पढ़ा रही है, वो भी अपने घर से पढ़ा रही है, जी, तो इसमें बहुत कम है उनका लागत। तो जो लागत है उसके हिसाब से वो फीस लें। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर भी किसी को भी बिजनेस नहीं है अभी। जी, सब लोग सब जगह पे स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब जब आप सोच रहे हैं कि जो आपको स्कूल चलाना है वही फीस लेंगे, तो वो गलत है, ऐसा नहीं होता। उनका भी सोचे कि वो पेरेंट्स कहाँ से लेके आएंगे, उनकी भी बिजनेस नहीं चल रही है। जी, तो हर तरह से सोच के जितना भी खर्चा है उसमें मिनिमम पे चलना चाहिए। जी। और अगर इसी बीच में हम बात करें तो इस पूरी की पूरी महामारी के दौरान जो एक सबसे बड़ा झुकाव बच्चों का देखा गया, पेरेंट्स का देखा गया, वो है तकनीकी के प्रति, कि जूम ऑनलाइन के थ्रू इस समय पूरे के पूरे देश में क्लासेस हो रही हैं। उसमें जहाँ पर पहले प्रति बच्चे की कैपेसिटी थी कि 25 बच्चों के ऊपर, 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर था, इस समय 80, 90, 100 इतने बच्चों को एक टीचर ऑनलाइन कहीं से भी बैठ के पढ़ा रहा है। छोटी छोटी विंडोज़ कटी हुई, बच्चे एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे, कैमरा ऑफ है, बच्चा सो रहा है और उसकी क्लास चल रही है। तो ये जो नाम मात्र की जो एक शिक्षा का चलन आया है, ये कितना सहयोगी होगा और ये कितना हानिकारक हो सकता है हमारे समाज के लिए? ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए जी, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि बच्चे सो रहे हैं फिर भी क्लासेस चल रहे जी। हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। और जो मतलब जैसे कि पढ़ाई चल रहा है अभी टैब पे चल रहा है, जी, उसका जो रिफ्लेक्शन है बच्चों के आँख पे जाएगा, वो बहुत छोटे हैं, उससे उनको बहुत तरह की बीमारी होगी। जी। सबसे पहले तो इफेक्ट उनके आइज़ पे होगा, उनके माइंड पे होगा, जो कि बिल्कुल भी उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मैं इसके अगेंस्ट हूँ। जी। और इसी बात से अब जब तकनीक की बात हो रही है तो एक छोटी सी बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चों के बीच में लगातार फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, टिकटॉक हो गया, जो कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि टिकटॉक एक बीमारी है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो गाँवों का टैलेंट है उसको बाहर लाने का तरीका है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल देने की, बच्चों की पहुँच टिकटॉक तक, फेसबुक तक होने की सही उम्र लगभग क्या होनी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से बच्चे जब अपना एजुकेशन पूरा कर लें तभी ये सब में जाए। जी, उससे पहले उनके लिए ये सब कोई ज़रूरी ही नहीं है। जी, उनको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान देना है, स्पोर्ट्स पे ध्यान देना है, और जो उनको बनना है, जिसमें उनको रुचि है उसमें आगे बढ़ना है। जी। फेसबुक पे वो क्या करेंगे, वो तो स्टूडेंट्स हैं, जी, उनके लाइक कुछ काम नहीं है वहाँ पे। जी, फिर टिकटॉक पे क्या करेंगे, वो सब जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। जी, और वैसे भी टिकटॉक हम लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए। जी। तो आपने बहुत ही बेबाकी के साथ अपना इसमें पूरी तरह से मंतव्य आपने रख दिया। अब आपकी दूसरी भूमिका है एक राजनेता के तौर पे। आप राज्यों में सक्रिय रही हैं, आपने बहुत ज़्यादा आपने काम किया है।
तो आपको क्या लगता है कि जो इस समय केंद्र सरकार की भूमिका है और जो राज्य सरकार की भूमिका है, दोनों के बीच में आप संतुलन पाती हैं कि दिल्ली में जो बैठी हुई सरकार है और जो इस समय हैदराबाद में बैठी हुई सरकार है, क्या इनके बीच में तालमेल है या इनके बीच में भी बहुत बड़ा गैप है? गैप है। तालमेल अगर रहता तो संख्या मतलब डेली जो बढ़ रही है जी उतनी नहीं बढ़ती थी। जैसा कि मतलब हम लोगों ने बार बार अपील किया था कि आप टेस्टिंग कराइए। जब लॉकडाउन था उस टाइम पे जब वो टेस्टिंग करा लेते थे यहाँ की सरकार केसीआर जी तो इतने नंबर्स नहीं आते थे हमारे कोरोना इफेक्टेड, और इतना महामारी भी नहीं होता था। उसी टाइम पे सब हम संभाल सकते थे। उस टाइम पे अगर टेस्टिंग करते थे, टेस्टिंग नहीं किया, उसका नतीजा ये है कि मतलब जहाँ तहाँ हर कोई इस बीमारी से मर रहे हैं। जी, अब जो मेरा अगला सवाल है वो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये उतना मीठा सवाल नहीं है, और वो सवाल ये है कि जब कोरोना महामारी का दौर शुरू हुआ उस समय प्रधानमंत्री मोदी लगातार टीवी में आए, लगातार आए। आप अगर 22 मार्च की आप बात करेंगे, आप उसके बाद अगर अप्रैल में अगर आप 5 अप्रैल की बात करेंगे तो वो टीवी में आते रहे। उसके बाद से अब जनता लगातार ये मांग कर रही है कि हमारे जो पूरे देश के प्रधान हैं वो अब इस महामारी के बीच में आए, हमको संबोधित करें, हमको गाइड करें, लेकिन वो भी नहीं आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो उन्होंने एक रिक्त स्थान छोड़ा है वो सही है या किसी रणनीति के चलते ऐसा हुआ है? उन्होंने बता दिया जनता को कि कैसे आपको इससे बच के रहना है। जी, उससे आगे आप अपने आप को बचाइए, आप अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रधानमंत्री ने हर एक स्टेप बताया कि आपको कैसे रहना है, बाहर नहीं जाना है, खासकर बच्चों को बाहर नहीं निकलना है घर से, बूढ़े लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है। हर चीज उन्होंने बताया। तो अभी फिर से मतलब बार बार वही चीज बोलने के लिए क्यों आए वो? जी, उनको और बहुत सारे काम है। जी, तो बहुत सारी ये जो सामाजिक संस्थाओं में काम करने का आपका अनुभव रहा है वो भी आपका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है अब तक जीवन में। आप अपने नाम से एक सामाजिक संस्था चलाती हैं, तो आपसे अगला प्रश्न मेरा यही है कि उस सामाजिक संस्था का मुख्य काम क्या है? वो किस सेक्टर में काम करती है? जैसे कि जहाँ तक मेरी जानकारी है वो महिलाओं को लेकर काफ़ी काम करती है समाज के बीच में। तो आपका क्या उद्देश्य है इस पूरी सामाजिक संस्था को चलाने का और उसमें आप कितनी सफल हुई हैं अब तक? मैं बस यही चाहती हूँ उसमें कि हर एक महिला अपने पाँव पे ठहरे, वो किसी की मोहताज नहीं हो। जी, किसी भी स्थिति में, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, कोई भी महिला किसी की मोहताज नहीं हो। इसीलिए उनको जिस तरह से जो ट्रेनिंग चाहिए वो ट्रेनिंग मैं हेल्प करती हूँ दिलवाने के लिए। जो भी जहाँ पे भी मतलब वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं तो उनको क्या कारण है, वहाँ पे मैं हेल्प करती हूँ उनको आगे बढ़ने के लिए। तो उस हिसाब से मैं उनको मतलब इतना मेंटली भी हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं ताकि वो खुद स्ट्रांग रहें, और दूसरे को भी अगर उनके बगल में कोई है उनको भी वो स्ट्रांग कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे मैं खुद नहीं पहुंच सकती हूँ। तो मैं उनको उस लायक बना देती हूँ कि वो भी दूसरे को देख सके, और मैं यहाँ तक मतलब उनको फॉलो अप करती हूँ कि वो कुछ बन जाए। जब कुछ बन जाते हैं तब बस मैं उनसे फॉलो अप्स लेती रहती हूँ, बस उसके बाद वो लोग अपना देख लेते हैं। अगर हम दूसरे मुल्कों की बात करें तो उनकी सभ्यताएं अगर हम देखेंगे तो किसी की 1000 साल पुरानी है, किसी की 2000 साल पुरानी है। अगर हम अपने देश की बात करेंगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमने शुरुआत की थी, लगभग 5 से 6000 साल हमको हो चुके हैं, और महिलाओं की स्थिति को लेकर तभी से ही वाद विवाद, तमाम तरह के डायलॉग्स चले, मनुस्मृति की बात होती है। आपको क्या लगता है कि तब से लेकर अब तक महिला आत्मनिर्भर हुई है कि उसकी स्थिति किसी न किसी साय में लगभग वैसी ही है जैसी पहले थी? नहीं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से। अभी सभी पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनकी बच्ची पढ़े और कुछ बने। जी, वो घर ना बैठे। पहले जैसा अभी नहीं है। हम लोग के टाइम पे हम लोग को फाइट करना पड़ा कि मुझे ये बनना है। सो वो सिचुएशन अभी नहीं है। जी, तो आपको लग रहा है कि परिस्थितियाँ बदली हैं। अब इसी परिस्थिति को अगर मैं थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ, जैसे कि एक आंदोलन चला जो कि काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ इंडिया के अंदर, #MeToo। आपको क्या लगता है कि ये मीटू जो मूवमेंट हुआ वो पूरी तरह से महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए हुआ, या कहीं ना कहीं इसमें भी पुरुषों को डराया गया, धमकाया गया, और उनका भी किसी तरह से अन्य कारणों से उनका भी शोषण होने के चांस हैं इसमें? क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं आई जो कि 10 साल बाद ही दावा कर रही हैं कि मेरे साथ उस जगह पे उस पुरुष ने ये काम किया है। तो 10 साल की आखिर खामोशी क्यों? तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के मूवमेंट पूरी तरह से सफल हो सकते हैं? देखिए, एक तो मतलब इस टाइप की जो घटना है अभी भी घटती है जी, जो कि एकदम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ मतलब पुरुष और महिला दोनों भी
इक्वल देखना चाहिए। अभी पूरी दुनिया ऐसे ही है जी। अभी कोई भी काम नहीं है जहाँ पे कि महिला कम नहीं है, लेकिन कुछ लोग जिनका मतलब दिमाग ठीक नहीं रहता है, मैं जी, वो जी। बोलती हूँ, वही लोग ऐसे घृणित काम करते हैं। उनकी वजह से पूरे पुरुष परिवार मतलब जो भी है ना, उनका नाम बदनाम हो जाता है। जी। ऐसा नहीं होना जी। चाहिए। और इसमें उनकी फैमिली की बहुत बिग रोल रहती है। फैमिली में उनको जो ब्रॉटअप है, कैसे किया जाता है, जी। क्या सिखाया जाता है, वो बहुत मायने रखता है। अगर उनकी मम्मी डैडी ये लोग सिखाए कि जो भी लड़की है उसको इज्जत करो, कंपलसरी वो लोग इज्जत करेंगे। जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं। एक मुझे मामला, ये बात दरअसल मैंने आपसे इसलिए पूछी क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला मुझे याद है। आईएमएफ के चीफ हुआ करते थे स्ट्रॉस कॉहन, उनके ऊपर एक महिला ने लगभग 17 से 18 साल बाद उसने आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे साथ फलां होटल में दुर्व्यवहार किया था। ये मामला चला, आईएमएफ के वो चीफ थे, उनको वो पद छोड़ना पड़ा। वो जिस देश से संबंधित थे, वो वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे, वो चुनाव नहीं लड़ पाए। और उसके बाद जब उस पर केस चला तो लगभग साल 1.5 साल की हियरिंग के बाद ये फैसला आया कि महिला झूठ बोल रही है। लेकिन उसके चलते सोचिए उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ। उनको आईएमएफ, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मौद्रिक संस्था है, उसके पद से, उसके चीफ के पद से उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद वो चुनाव लड़ना चाहते थे, वो भी राष्ट्रपति का, जो कि शीर्ष चुनाव होता है किसी भी देश का, वो उनके जीवन से चला गया। तो और उसके बाद महिला ने बाद में माफ़ी मांग ली और बात वहीं पर ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ें कितनी सही हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसी भी महिला को ये काम नहीं करना चाहिए। किसी के ऊपर भी गलत ये नहीं इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल भी। ये बहुत गलत है, मैं इसकी निंदा करती हूँ। ये बहुत गलत हुआ। जी, तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि संतुलन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका शोषण हुआ है तो आप आरोप लगाइए, आप उसके लिए आप न्याय मांगिए। और न्याय मांगने से नहीं मिलता है, कहा जाता है कि न्याय छीनने से मिलता है। और जैसे जो आपकी संस्था है, तो वो किस तरह से महिलाओं को इसमें हेल्प करती है, उसके लिए मतलब जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं आपकी संस्था के? हम महिलाओं की उनकी हर एक चीज़ के लिए हम फाइट करते हैं। जी। अगर किसी के साथ ऐसा अगर व्यवहार हुआ है जी, तो मैं पर्सनली जाके उसके लिए फाइट करती हूँ। जी। पूरा जो भी जहाँ तक भी जाना है मैं जाती हूँ, जो भी मुझे स्टेप लेना है मैं लेती हूँ, उसमें रुकती नहीं हूँ। जी, अगर अंत में आपसे ये पूछा जाए कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा इस समय संदेश क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर ये महामारी है तो बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने भी है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी हमारी भी मित्र हैं जो कि गर्भवती हैं, या मान लीजिए वो किसी ऑफिस में जॉब करती हैं, उनके सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो इस दौर में उनको किस तरह से संयम रखना चाहिए, किस तरह से वो संतुलन बना के जीवन में आगे बढ़ सकती हैं? जो गर्भवती हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ टाइम है, लेकिन आप संयम रखिए। आप घर में ही रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये एकदम डिफरेंट है महामारी। ये किसी को दिख नहीं रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये किसको सिम्टम्स भी 15 डेज के बाद ही आता है, तो हमको पता ही नहीं है कि अगले वाला इससे पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। तो इसीलिए आप अपने को बचाने के लिए और आपके जो मतलब बच्चे आ रहे हैं उनको बचाने के लिए आप घर में ही रहिए। आप अपना काम कीजिए, टीवी देखिए, टाइम पास कीजिए। आपको जिनसे मिलना है, जो आपके रिलेटिव्स है, घर के लोग हैं जो खास है, उनसे ही मिलिए, ज़्यादा लोगों से मत मिलिए। ये मेरा निवेदन है आपसे। जी, और अंत में अगर आपसे पूछूं बिल्कुल छोटे शब्दों में कि केंद्र की सरकार हो गई और जो तेलंगाना की सरकार है, अगर आपसे पूछा जाए कि 10 में से आप उनको कितने नंबर देना चाहेंगी, कि जो केंद्र की मोदी सरकार है उनको आप कितने नंबर देंगी, और जो तेलंगाना की मौजूदा सरकार है उनको आप कितने नंबर देना चाहेंगी? केंद्र सरकार हर काम परफेक्ट कर रही है जी, जो उनको करना चाहिए। यहाँ पे हमने मतलब सिर्फ फोड़ लिया बोल बोल के कि टेस्टिंग कराइए तो उनको पता चलेगा कि किसको बीमारी है, तो उसको हम क्वारंटाइन कर देंगे। जी, लेकिन ये सरकार सुनने की नाम ही नहीं लेती है। जी, तो इनके लगभग कितने मार्क्स आप देंगी? 2 या 3 दे सकते हैं, उनसे ज़्यादा तो नहीं। जी, और केंद्र सरकार को? 10 out of 10। जी, तो केंद्र सरकार पाती है आपके हिसाब से 100% और राज्य सरकार को 20 से 30% से आपने पास किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अलका मनोज जी हमारे साथ थी और उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बहुत ही बेबाक राय रखी है। सामाजिक संस्था चलाती हैं, महिलाओं को आगे लेकर जाने का इनका पूरा सपना है, इनका संकल्प है और उस पर लगातार वो आगे बढ़ भी रही हैं। राजनीतिक बहुत बड़ा इन्होंने एक रोल निभाया है समाज में और हमें पूरी उम्मीद है कि आप आगे ही ऐसे निभाती रहेंगी। और आप सब भी जुड़े रहिए नवभारत समाचार के साथ। नमस्कार।